नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। कोरोना वायरस बेहद घातक और ख़तरनाक तरीके से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है और इस खतरनाक वायरस के ने जिस तरह से अपने शिकंजे में पूरी दुनिया को लिया है, ऐसा लग रहा है कि इसका प्रभाव अब दुनिया के शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर इसकी तबाही लोगों ने न देखी हो। विशेष तौर पर यूरोपियन देश हो या अमेरिका हो, ईरान हो, भारत जैसे देश हों, रूस हो, सऊदी अरेबिया हो, मिडिल ईस्ट के दूसरे देश हों या फिर ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हों, वहाँ पर कोरोना वायरस का व्यापक दुष्परिणाम अब लोग देख रहे हैं। तकरीबन 4 बिलियन आबादी इस वक्त दुनिया में लॉकडाउन है, यानी 2/3 से ज़्यादा की दुनिया लॉकडाउन है। ईस्ट एशिया के कुछ देश खुले हुए हैं जहाँ पर व्यापार हो रहा है, लेकिन जापान ने भी कल रात अपने देश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात घोषित कर दिए। यानी पूरी दुनिया एक तरह से कोरोना वायरस के भयानक चपेट में है। इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? आपने इसके बचने के तरीके तो खोज लिए कि हाथ धुलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों से कॉन्टैक्ट में नहीं आना है और तमाम तरीके के आपने इसके उपाय खोजे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, जब हम इतने दिनों से लॉकडाउन में हैं, सारा कुछ हमने ठप कर दिया है, व्हाट नेक्स्ट? अब हमारे समक्ष आगे क्या चुनौतियाँ हैं? सवाल नंबर 1 कि क्या हम लॉकडाउन करके इस बीमारी को, इस संक्रामक रोग को, इस तबाही को रोक सकते हैं? तो जवाब है नहीं। उसका कारण है कि आप लॉकडाउन करके मरीजों की संख्या को स्लो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन आप इस डिजीज़ से पार नहीं पा सकते हैं। एक न एक दिन आपको इसके पूर्ण इलाज के लिए, वर्टिकल ऑपरेशन के लिए आगे आना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, तो फिर आप स्लो डाउन, इसका लॉकडाउन का आपको फ़ायदा क्या हुआ? तो लॉकडाउन का फ़ायदा ये हुआ कि भारत में बहुत ही सीमित तादाद में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी है, हम दूसरे देशों के मुकाबले उतनी उन्नत किस्म की स्वास्थ्य सुविधाएं अपने लोगों को नहीं दे सकते हैं। लिहाजा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल ठीक से हो और हम स्लो डाउन करके मरीजों के आने की अवधि को विस्तारित कर सकते हैं। इस कारण हमने ये स्लो डाउन, लॉकडाउन के एक बड़ा फ़ायदा है कि अचानक से, जैसे इटली हो, अमेरिका हो, स्पेन, फ्रांस, यहाँ जो अचानक से विस्फोट हुआ कोरोना वायरस का और अस्पतालों में मरीजों की सुनामी आ गई कि वार्ड कम पड़ गए, बेड कम पड़ गई, आईसीयू कम पड़ गए, हॉस्पिटल छोटे पड़ गए, ग्राउंड में हॉस्पिटल्स खोलने पड़े, अलग जगहों पर हॉस्पिटल बनाने पड़े। ये कारण थे कि वहाँ पर विस्फोट हुआ अचानक से। भारत में कमोबेश विस्फोट जैसे हालात नहीं, क्योंकि हमने लॉकडाउन कर लिया है, पर हमें एक न एक दिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने लंबे समय तक लॉकडाउन करके रहेंगे? लॉकडाउन किसी भी व्यवस्था का परमानेंट हल नहीं है। एक न एक दिन आपको अपनी टेस्टिंग्स बढ़ानी पड़ेगी, संक्रमित और असंक्रमित लोगों को अलग करना पड़ेगा। जो संक्रमित हैं, जिन्हें इलाज किया जा सकता है, आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन करना है, इलाज देना है, वेंटिलेटर देना है, उसके अलग प्रोसेस हैं। लेकिन आपको संक्रमित लोगों को सोसाइटी से अलग करना होगा, क्योंकि जितनी अवधि तक वो सोसाइटी के भीतर हैं, वो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सम टाइम तो एक व्यक्ति 6 लोगों को औसतन ये संक्रमित कर सकता है, जो दुनिया भर के डेटा आ रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति एक तक ही सीमित रहे, इस व्यवस्था में आने में हमें बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 6, 7, 8 महीने लग जाएँ। कल मैंने आपको बताया था कि जर्मनी की चांसलर ने कहा था कि इसको ज़ीरो डाउन करने में और इंसान का इंसान से संक्रमण रोकने में, एक व्यक्ति तक सीमित करने में उन्हें अक्टूबर लग जाएगा। तो क्या इतने लंबे समय तक हम लॉकडाउन में कैसे रहेंगे? तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी होगी, हमें अपने मार्केट्स भी खोलने होंगे, हमें कुछ रणनीति बनानी होगी, क्योंकि भारत दैनिक आजीविका चलाने वाले करोड़ों की तादाद में लोगों का देश है। हम कोई बहुत उन्नत या विकसित देश नहीं है कि हम बहुत दिन तक सब कुछ ठप करके अपना जीवन चला सकें। हमें इसके कोई विकल्प खोजने, हमको कोई इसके उपाय खोजने हैं। कोरोना के साथ साथ हमको भूख से भी लड़ना है, बेरोजगारी से भी लड़ना है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक रखना है और लोगों तक भोजन पहुंचे, जीवन चले, हमें इसका भी ध्यान देना है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था हम ठीक कर लेंगे, सारी भी परिस्थितियों को बेहतर कर लेंगे, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। लिहाजा हमको कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन अब लंबे समय तक कितने दिन हम लॉकडाउन रहेंगे, इस बारे में हमें विचार करना होगा और सोचना भी होगा कि हम क्या करें। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने क्या किया है, हमें उससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि तकरीबन $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का नुकसान हो चुका है दुनिया भर को। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा नुकसान पूरी दुनिया झेल चुकी है।
तो जो दुनिया के दूसरे मुल्क करें हमें भी वही करना चाहिए। हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, एक बड़ा सवाल है। तो आज आरबीआई के चीफ शक्तिकांत दास आए सामने और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए, लेकिन अनाउंसमेंट का बहुत इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि मार्केट बंद है, सारी चीज़ें बंद हैं। भविष्य क्या होगा और कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना के बाद भी का जो माहौल है वो नो नॉर्मल का होगा, यानी हम नॉर्मलसी में इतनी आसानी से जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना से निपटने की कोई वैक्सीन अभी बनी ही नहीं। तो जब वैक्सीन ही नहीं बनी तो हमें इसे ज़ीरो डाउन करने में अभी बहुत लंबा वक्त लग सकता है। इस संक्रमण को हम फैलने से रोकने में भी लंबा वक्त लगेगा। ये कोई अगर आप किसी को ये गलतफहमी कि 3 मई को ख़त्म हो जाएगा तो आप भारी भूल कर रहे हैं। ये बहुत लंबा खींचने वाला प्रोसेस है और इसके खिलाफ कोई वैक्सीन अभी तक दुनिया का कोई मुल्क बना पाया नहीं है। तो गलतफहमी निकालिए और आगे का जीवन कैसे चले और कोरोना के साथ जीना हमें सीखना होगा। हमें प्रिकॉशन सीखने होंगे। कोरोना के साथ की बदली हुई दुनिया को स्वीकार करना होगा। कोरोना के साथ चल रही गिरी हुई अर्थव्यवस्था में हमें अपने को ढालना होगा। अपनी ज़रूरतों पर भी हमें नियंत्रण करना होगा। सरकारों को भी अपना खजाना खोलना होगा। आज के अपडेट सुने, कुछ बहुत एक्सपर्ट्स मैंने आमंत्रित किए हैं, मैं उनके जरिए आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मसला बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट नेक्स्ट? In view of the tightening of financial conditions in the wake of COVID-19 pandemic, these institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक। तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और आईएलआई के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। कल 3200 के लगभग सैंपल्स विभिन्न लैबोरेटरीज में भेजे गए और 2962 टेस्ट कंडक्ट किए गए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या धीरे धीरे आपने देखा है कि 150-200 से बढ़ते हुए हम 2962 पर आ गए। 2962 की टेस्टिंग कल हुई। ऑलराइट, आज की हम डिबेट बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मैं चाहता हूं कि आप सब गौर से इसको सुने और हमारे विशेषज्ञों की बात सुने और अपने सवाल जवाब भी आप हम तक भेजते रहें। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं। मनीष हिंदवी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ताहिरा हसन जी बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डीके गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता पहले भी मेरे साथ कोरोना वायरस की पहली डिबेट का भी ये हिस्सा रहे हैं। फेलिक्स हॉस्पिटल है नोएडा में, उसके डायरेक्टर हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद, थैंक यू। मनीष जी, मेरा पहला आपसे सवाल है कि हम लॉकडाउन के इतने लंबे प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ जो केसेस मिलने की तादाद है वो भी 1000 के ऊपर जा रही है और ये प्रतिदिन हो रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। क्या ये सही वक्त है कि भारत को अब अपनी रणनीति में कुछ व्यापक बदलाव करना चाहिए? क्योंकि हम कब तक गिनेंगे कि आज 1000 मरीज मिले, कल 2000 मरीज मिले, तो गिनती तो ये चलती रहेगी। क्या हमें कोई ठोस रणनीति अपनी बदलने की आवश्यकता पर केंद्र सरकार विचार करेगी? देखिए, 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक हम वॉच करेंगे और जहां जिन उन्होंने थाना क्षेत्र और तहसील तक की बात की कि वहां तक हम वॉच करेंगे और जहां भी जो कंडीशन होगी उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद अगले स्टेप लेंगे। 3 मई तक की उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की है और हमें लगता है कि चूंकि लॉकडाउन ही अभी एकमात्र विकल्प है इस कोरोना जैसी विभीषिका से बचने का, तो 3 मई तक उन्होंने घोषित किया है। 20 अप्रैल एक लाइन दी है कि जो क्षेत्र, जो जिले, जो थाना क्षेत्र, जो तहसील क्षेत्र कोरोना से मुक्त अपने को करेंगे उनके लिए अलग कार्य योजना बनेगी और जहां केसेस बढ़ेंगे या जहां नए केस हिस्ट्री सामने आएंगी वहां के लिए अलग कार्य योजना बनेगी। देश को, प्रदेश में और इसको देखिए, आज जो हालात हैं, जब हम लोग लॉकडाउन 1 में गए थे मनीष जी, उस वक्त 500 भी नहीं थे। आज हालात ये हैं कि हमारे पास हम 14,000 की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
ये चिंताजनक बात है। तब मौतों की संख्या 2.5 भी नहीं पहुंची थी, आज हम 450 के ऊपर ये आंकड़ा हो गया है। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, देखिए हम लोग चैनलों पर भी और आपसे व्यक्तिगत बातचीत के दौरान भी हम लोग ये चर्चा करते ही रहे हैं कि ये विषय गंभीर भी है, लॉकडाउन ही इसका विकल्प है। और क्योंकि आपने स्वयं कहा अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है जिससे प्रिवेंशन मिले, तो लॉकडाउन के अलावा कोई अभी विकल्प नहीं है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की जहां तक आपने बात की, निश्चित रूप से वो भी एक विषय है, क्योंकि देश को चलना है, उसके लिए आर्थिक व्यवस्थाओं को भी ठीक रखना है। तो सरकार सभी चीजों की समीक्षा कर रही है और समीक्षा के उपरांत 20 तारीख को हमको लगता है कुछ नए कदम सरकार उठाएगी। और जहां की जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेगी सरकार। अब नेशन वाइड निर्णय नहीं लेगी, हमको जो मेरी जो एनालिसिस है कि नेशन वाइड नहीं लेगी, बल्कि कहाँ की परिस्थिति क्या। ओके मनीष जी, मेरे साथ मनीष हिंदवी भी जुड़े हुए हैं, बहुत जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। भाई मनीष जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए, आप कर्व को फ्लैट कर दें या कर्व आपका कम हो जाए, मरीजों की संख्या कम हो जाए, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आपने कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर ली और कोरोना वायरस को अपने यहाँ कम कर लिया। आप टेस्ट बढ़ाएंगे, मरीज आपको ज़्यादा मिलेंगे। कल डॉक्टर वैभव खन्ना थे, वो कह रहे थे कि मरीज ऑलरेडी सोसाइटी में हैं, आप उनको चिन्हित करिए, उनका टेस्ट करिए और लाइए। तो हमारे पास और क्या विकल्प है? लॉकडाउन में कितने लंबे समय तक रहना होगा और क्या हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना वायरस के किसी विस्फोट को हैंडल कर पाने की स्थिति में है, या हमने प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया लॉकडाउन करके? अगर हमने ये लॉकडाउन ओपन किया तो अचानक से ये बर्स्ट भी हो सकता है। देखिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या है ये तो आपको भी बेहतर पता है, हम किस हिसाब से उसको डील कर पाएंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी आप ही के यहाँ इस चैनल पर थे जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कुल 11,000 आइसोलेशन के बेड्स हैं यूपी में, हमारे पास कुल 24,000 मास्क हैं। वो खुद स्वीकार करके कि हम यूपी की अगर बात करें तो 23 करोड़ लोगों के बीच में जी। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो बहुत ख़राब है, मतलब वो परफेक्ट नहीं कि लड़ सके वो। अब आई बात दूसरी की इस लॉकडाउन का विकल्प क्या है, तो अभी तो विकल्प कोई इसलिए नहीं कि इस लॉकडाउन ने कम से कम महामारी से रोक लिया जो बाकी जगहों पर इटली, स्पेन या अमेरिका में जो स्थिति आई वो हमारे क्या नहीं आ पाई, तो उसके पीछे इस लॉकडाउन का एक कारण है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन कब तक, क्योंकि अब हमारे जैसे आपने बहुत बेहतर बात शुरुआत दौर में ही कह दी कि डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग बहुत हैं। इकोनॉमिक्स में हम उसको कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे के यहाँ हावी है पूरे सिस्टम पर, 90% के आसपास अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है और हमारा 40% से ऊपर का टर्नओवर जो है, जो जीडीपी है, वो उसी से आती है। उसमें क्या है कि अगर रोज़ काम नहीं होगा तो बहुत सारे लोग वाइप आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। वैसे भी पिछले 2 साल की जो स्थिति थी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट पर था। चिंता का विषय ये भी है मनीष जी कि हम बहुत अरसे तक मेहनत करके 30 साल बाद, 30 साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने मेहनत की और हम करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में कामयाब हुए। अब इस महामारी की और इस भयानक मंदी जो ग्रेट डिप्रेशन के नाम पे कहा जा रहा है, हम वापस वहां पहुंच सकते हैं जहां से हमने शुरुआत नहीं। तो पहला आंकड़ा तो आ ही गया, जो पहला असेसमेंट है वो आ गया है कि लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग इस कोरोना के लॉकडाउन के बाद एपीएल से बीपीएल आ जाएंगे। वो पहला आंकड़ा, एक पहला असेसमेंट आ गया है कि 4 करोड़ लोगों के आसपास वापस बीपीएल हो जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे। तो ये तो एक समस्या सर, मैंने कहा भाई जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का रोज का काम खत्म होगा, तो ये तो एक उसका बाई प्रोडक्ट है ना कि ये तो होना ही होना है। सवाल आपने बहुत मजबूत उठाया है कि आखिर इस लॉकडाउन का विकल्प क्या है, और हमें क्योंकि वायरस तो मर नहीं रहा है। जो टेस्टिंग की बात हो रही है, टेस्टिंग से एक चीज सिर्फ कम से कम हो जाएगी कि अगर हम मैक्सिमम टेस्टिंग कर ले तो इतना हो जाएगा कि हम केंद्रित कर सकते हैं कि कहां संक्रमित लोगों को अलग कर सकते हैं, और वो हमारे क्या नहीं हो पा रहा है। आज 16 तारीख, अभी कल 16 तारीख को 6.5 लाख किट्स शायद आई हैं, जो सूचना है। अब वो राज्यों को बटेंगी, और अगले 15 दिन में 20 लाख आने की संभावना है, 2 मिलियन आने की संभावना है। तो सवाल इस बात का, ये 6.5 लाख को अगर आप 30 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बांट दीजिए तो कितना आपके हिस्से में आएगा, ये आपको भी पता है। और अगले 15 दिन में उसको डिवाइड करके देख लीजिए पर डे आपके पास कितने टेस्ट हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग हमारे क्या कम रही है, टेस्टिंग हो जाने से बहुत सारी समस्याएं। डॉक्टर डीके गुप्ता है मेरे साथ, नोएडा से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका, थैंक यू सो मच। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि नंबर ऑफ केसेस भारत में हम प्रतिदिन की जो रफ्तार देख रहे हैं वो 1000 के आसपास जा रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और हम ये लगातार देख रहे हैं। हम लॉकडाउन में गए, हमें उसके परिणाम मिले कि हमारे यहाँ जो मरीजों की संख्या वो स्लो डाउन हुई, लेकिन मरीज मिलना खत्म नहीं हुए। हम नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाएंगे,
अभी मैं पक्का आपसे कह रहा हूँ, दुनिया भर के तजुर्बे के साथ की नंबर आप केसेस बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। दुनिया के जिन देशों ने टेस्ट बढ़ाया वहाँ मरीज ज़्यादा मिले हैं, मरीज हैं सोसाइटी के भीतर, बशर्ते हम टेस्ट करें। हम टेस्ट पे जा रहे हैं, हम एग्रेसिव टेस्ट में जाएंगे, लेकिन हमारे पास मेडिकली इससे निपटने के और क्या तरीके हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम ऑलरेडी हुए, हमको काफ़ी दिन हो गए हैं। जी, तो बड़े अच्छा चर्चा का विषय आपका। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी हम जब बैटल या कोई भी रण जीतते हैं तो उसमें दो स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती हैं, एक डिफेंसिव होती है, एक अटैकिंग होती है। जो लॉकडाउन था वो हमारा डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी, तो लॉकडाउन हमारा पार्शली सक्सेसफुल भी हुआ। और हमें लॉकडाउन का मेन जो पर्पस था कि हमें टाइम बाई आउट करना था, टाइम मिल जाना चाहिए था जिसमें अपने हेल्थ रिसोर्सेज को बढ़ा सकते थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते थे, मैन पावर को ट्रेन कर सकते थे, टेस्ट किट्स को प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते थे। तो ये सब चीजों के लिए था। ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन से इंफेक्शन खत्म हो जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा जी। तो इसलिए अब जो टाइम है, बेसिकली हम लोग लॉकडाउन कर चुके हैं, लॉकडाउन करते काफी टाइम भी हो गया है, सरकार काम भी कर रही है उस पे, ऐसा नहीं काम कर रही, लेकिन अब जो है अटैक करना वायरस पे। अटैक कैसे करना है कि नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने, हमें जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा लोग पॉजिटिव मिलेंगे, उन लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा, उनको ट्रीट करना पड़ेगा, उनके कॉन्टेक्ट को ट्रेस करना पड़ेगा, उन सबको क्वारंटाइन करना पड़ेगा जी। इवन जो हॉट स्पॉट वाले एरिया हैं उनमें जितने भी ILI जो आज बोला भी है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिनमें भी खांसी जुकाम बुखार है, हर खांसी जुकाम बुखार वाले को हमें अब टेस्ट करना चाहिए, सो दैट हम पता कर सकें कम्युनिटी में कितना इन्फेक्शन है और उनको निकाल कर उनको ट्रीट कर सकें। अदरवाइज ये कम्युनिटी के अंदर ही रहेगा और खत्म होने में बहुत लंबा समय। जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर का बयान सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत सामान्य बात कही लेकिन बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हम 3 फार्मूले पे काम कर रहे हैं, डिटेक्ट, आइसोलेट एंड ट्रीट। यानी हम सोसाइटी में डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन कोरोना वायरस का पेशेंट है, फिर हम उसको आइसोलेट करते हैं, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है हम ट्रीटमेंट देते हैं। हमें भी इस पर एग्रेसिवली जाना चाहिए ना, रैपिडली जाना चाहिए। एक चीज और बताऊंगा आपको, जो किट आई है ना अभी, जो चाइना से इंपोर्ट करी हम लोगों ने, वो एंटीबॉडी या सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, वो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प नहीं करेंगे, वो सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के काम में आएंगी कि हमारी कम्युनिटी में कितना इन्फेक्शन था। तो वो अर्ली डायग्नोसिस में हमें RT-PCR ही करना पड़ेगा, जो बेस्ट टेस्ट है जो अवेलेबल है। और एक अच्छी बात है कि हम लोग पूलिंग टेस्ट करने लगे हैं, और शायद KGMU पहला अस्पताल है इंडिया में जिसने पूलिंग टेस्ट स्टार्ट करी है, मतलब एक ही किट से हम 5 लोगों का टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट पूलिंग वाली जो पॉलिसी है हमें इंडिया में हर जगह अपनानी चाहिए। और नंबर ऑफ टेस्ट, RT-PCR। अच्छा, आज मैं उत्तर प्रदेश का डेटा देख रहा था, उत्तर प्रदेश में हम अभी अराउंड 28,000 या 25,000 टेस्ट के आसपास पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है और प्रभावितों की संख्या बहुत है, क्वारंटाइन में हमारे पास बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं, पर अभी हम टेस्ट प्रोसेस सिर्फ 25,000 कर पाए। चूंकि ये मैं बताना चाहूंगा आपको, हर प्रदेश में, हर देश में कैसे लड़ना है वो डिपेंड करता है वहां की सरकार के पास कितने संसाधन हैं, टेस्ट करने के कितने संसाधन है, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट के लिए कितने संसाधन है, क्वारंटाइन के लिए क्या संसाधन है, कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए उनका सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। तो शायद सब चीजों को असेस करके हर देश को, हर प्रदेश को अपने हिसाब से पॉलिसी बनानी पड़ रही है। तो जो संसाधन हमारे पास है, हमारे प्रदेश में है, शायद सरकार उन्हीं को सबको ध्यान में रखे टेस्ट कर रही है, बिकॉज जितना नंबर हमें इंपोर्ट हो जाएंगी टेस्ट किट, तो शायद हम नंबर टाइम के साथ बढ़ा सकेंगे। जी, ऑल राइट सर। मेरे साथ इस वक्त मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। भाई चतुर्वेदी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब कोरोना वायरस के साथ जीना हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये कल्पना कर लेना तो शुतुरमुर्गी बात होगी आशीष जी कि 3 मई को ख़त्म हो जाएगा, 20 मई को ख़त्म हो जाएगी, अभी कुछ नहीं ख़त्म होगा। मैं जर्मनी की चांसलर का बयान भी बताया आपको कि उन्होंने कहा हमें 1 व्यक्ति तक इसमें पहुँचने में अक्टूबर लगेगा। तो जब जर्मनी ये बात कह रहा है तो इसका मतलब भारत में अभी ये प्रोसेस लंबा खींचेगा। कोई वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुई, कोई दवा भी डेवलप नहीं हुई है। तो हमें क्या अल्टरनेट आजमाना चाहिए? भाई आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन है, सरकारों को सलाह दें, मिल बैठकर एक फोरम पे आएँ, हमारे और आपके जीने के लिए कोई रास्ता तो निकालें, ताकि हम लोग, ताहिरा जी, डॉक्टर साहब, मनीष जी, इन सब का जीवन भी चले, आप लोग का जीवन भी चले।
ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे ये सही बात है कि अभी जो ये बीमारी है इसको ख़त्म होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि सोसाइटी में अगर 10 आदमी भी पूरे देश में छूट जाएंगे तो वो हो सकता है एक दिन पूरे हम वहीं आके खड़े हो जाएं कि जहां हज़ारों में उन 10 लोगों की वजह से हमें वही स्थिति में आ जाएं। जहाँ तक अभी जो बातें सुनी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन को हमें पार्शली अब जो है जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरतमंद सेक्टर्स हैं उसमें पार्शली कुछ ढील देनी चाहिए। और ज़रूरत हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक मेडिकली उनको एग्जामिन ज़रूर करें जिनको हम वर्क परमिट दें। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ या लोग जिन लोगों को डायबिटीज़ या एस्थमा इस तरीके की बीमारी है, जी, मैं उन लोगों थोड़ा को एक सुझाव परमिशन है नहीं मेरा। होनी चाहिए कि आप वो सिर्फ कहीं इंडस्ट्री वर्कप्लेस के में एक आए। पार्ट को ओपन नहीं कर सकते हैं। बाजार में उसकी डिमांड होनी चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, अर्थव्यवस्था खुली होनी चाहिए, तभी तो कोई सामान बनाएगा, कोई काम करेगा, मार्केट में खपत होगी, तभी तो एक पूरी आपको 360 डिग्री पर एक प्लान बनाना पड़ेगा। ये कोई ये नहीं है कि हमने ये फैक्ट्री खोल दी या वो फैक्ट्री खोल दी। नहीं, निश्चित तौर पर हाँ ये तो है, लेकिन थोड़ा पार्शियली खोले। जो मैं कह रहा था कि हम मेडिकली एग्जामिन करके वर्क परमिट्स दें, जिस भी सेक्टर में हो, कोई इंडस्ट्री हो, मतलब उससे जुड़ी हुई जो कड़ी है वो पूरी हो, लेकिन हम मेडिकली पहले एग्जामिन, एक मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उसके बाद ही उस व्यक्ति को अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कितने प्रैक्टिकल अप्रोच का ब्यूरोक्रेट्स में कितना अभाव है। आज एक ऑर्डर जारी हुआ कि साहब यूपी में हम माइनिंग शुरू कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, आपने माइनिंग शुरू कर दी, पर भाई साहब ये बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, क्या कहाँ कौन कंस्ट्रक्शन करा रहा है, लेबर है क्या, नहीं है। तो हमको एक मानवीय और एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। सरकार को ये डिपार्टमेंटल वाइज काम नहीं करना है, सरकार को एक फोरम पे आना है, नागरिकों को 360 डिग्री एक हमें प्लान देना है। ये नहीं कि खनन ने कहा खनन खोल दो, कंस्ट्रक्शन ने कहा रोड बना लो। एक फोरम पे आइए। एक फेजेस में, मैं समझता हूँ फेजेस में करना पड़ेगा। और जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उससे पहले ही मतलब उसके अंदर वो वायरस हो और फिर वो और स्प्रेड हो। तो वो जो भी निकले, मेरे ख्याल से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ताहिरा जी मेरे साथ जुड़ गई है। ताहिरा जी बहुत स्वागत है आपका। उसको बाहर निकलने दें। देयर इज नो गोइंग बैक टू नॉर्मल। ताहिरा जी, मुझे लगता है कि नॉर्मलसी अभी आने वाली नहीं है। जिन्हें यह गलतफहमी है या जो शुतुरमुर्गी सोच के हैं कि नहीं बस 3 मई के बाद या 20 मई के बाद नॉर्मल है, मुझे लगता है कि वो अपनी सोच पर विचार करें, क्योंकि अभी इतनी जल्दी दुनिया में नॉर्मलसी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। तो हमें क्या करना चाहिए, सरकारों को क्या उपाय है इसके पास, हमें किस तरह से निपटना चाहिए। अगर हम 1 साल का भी आगे प्लान करके चलें तो सरकारों को क्या करना चाहिए, क्योंकि डेली वेजेस के लोगों के समक्ष समस्या बड़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है कि हम इतने लोगों को घर बिठाकर खाना खिला सकें, और कौन सी सरकार ऐसी है जो अपने करोड़ों लोगों को घर बिठा के खाना खिला पाएगी, कितने दिन तक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, लॉकडाउन तो जरूरी था मानती हूँ, कम करने के लिए, थोड़ा सा उसको सिखाने के लिए, लेकिन है क्योंकि अगर हमारे यहाँ कम्युनिटी से स्प्रेड हो गया तो ये रोक नहीं पाएंगे। और टेस्टिंग इसलिए भी जरूरी है कि बहुत से लोगों में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, बहुत लंबे समय तक वो सिम्टम नहीं दिखते हैं, इसलिए टेस्टिंग करके ही आप सेग्रीगेट करेंगे, उनको आइसोलेशन में रखेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको अपने मेडिकल उसको फैसिलिटीज को भी चुस्त दुरुस्त करना है। इस लॉकडाउन में करना चाहिए था। मनीष जी बैठे, मुझे लगता है उस तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं हुई है, उसको और चुस्त दुरुस्त करना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है आपको टेस्ट करना है, टेस्ट और उसके बाद आपको आइसोलेट करना है उन लोगों को, फिर उनका ट्रीटमेंट करना है। आपको चाहिए वेंटिलेटर्स भी चाहिए, कुछ लोगों को वेंटिलेटर पर भी जाना होगा। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि जोन में आप डिवाइड करिए पहले से। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि लॉकडाउन के गोल्डन पीरियड का हम सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? इस दौरान हमको बहुत एग्रेसिवली, डॉक्टर गुप्ता ने ठीक बात कही, हमको बहुत एग्रेसिवली जाके लोगों को डिटेक्ट करना चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता एब्सोल्युटली राइट, करना चाहिए था। और हमको फिर जोन वाइज उसके बाद करना, अब पीछे हो गए, जोन वाइज डिवाइड करना था, कहाँ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे इंटेंसिटी तेजी से बढ़ रही है,
फिर उस हिसाब से उसको जोन में बांट जी। के तब करना चाहिए था, जहाँ पे कम केसेस है, बहुत मनीष कम शुक्ला जी, cases है, ओके, मनीष वहाँ शुक्ला पे जी आप इसका जवाब बहुत- देंगे कि क्या बहुत हम लॉकडाउन जल्दी के दे सकते हैं। वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं? हमको बहुत एग्रेसिवली और रैपिडली टेस्ट में, डिटेक्ट करने में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में या ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहिए था? देखिए, दो तीन बातें ताहिरा जी ने कही। एक तो उन्होंने कहा कि जहां ज्यादा समस्या हो उसको चिन्हित करना चाहिए, और स्पॉट तो हमको लगता है उसी प्रकार की व्यवस्था जो कह रही है। और स्पॉट तय किया गया कि 6 या 6 से अधिक मरीज जहां है उनको सील किया गया, उनको पूरी तरह सील करके वहां अलग सैनिटाइज किया गया, उसकी व्यवस्था की गई। और आप अगर ध्यान दीजिए ब्रिजेश जी, तो जब कोरोना की टेस्टिंग शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश में कितने लैब थे, आज कितने लैब बने, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। तो जो डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा कि इसका उपयोग, लॉकडाउन का उपयोग मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए करना चाहिए था, सरकार उसी तरफ काम कर रही है जी। और मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया भी गया है। जो तमाम ओके, मनीष सिंधवी जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, मैं उनको मौका देना चाहता हूं, आपकी बात पर वो कुछ जवाब देना चाहते हैं। या सिंधवी जी, गो अहेड। ब्रिजेश जी, ताहिरा जी और जो ताहिरा जी ने कहा या जो मनीष जी कह रहे हैं, आप एक्टिवली कैसे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे जब आपके अस्त्र ही नहीं, आप लड़ेंगे कैसे? तलवार चाहिए ना, टेस्ट किट है ही नहीं आपके पास। अब तो अभी वो भी, उसको भी डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा कि वो किसी काम लायक नहीं है। सवाल इस बात का, आपने लॉकडाउन कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, मेडिकल किसी काम लायक नहीं है। अरे वो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो जो आपको जो टेस्ट जो आप कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी आपका सफिशिएंट नहीं है। और कहे जो अरे मनीष जी, उन्होंने जो कहा कि जो टेस्ट आज की डेट में जो इंडिया कर रहा है वो बेहतर है। अरे तो आपके पास है कहां वो कंप्लीट? उसकी क्वालिटी अगर आपके पास था तो आपने एग्रेसिवली क्यों नहीं किया? भाई सीधी बात तो इतनी ही है ना कि हम 21 तारीख से लॉकडाउन में गए हैं और आज हमारे आप जो कहना चाहते हैं 2,74,000 कुछ टेस्ट हमने किए कुल, और अमेरिका 1 लाख टेस्ट जी 33 लाख अमेरिका कर चुका है, अमेरिका 33 लाख कर चुका। तो आपने लॉकडाउन का फायदा कहां उठाया? तो हम समझते हैं इस मजबूरी को, आपके पास टेस्ट किट नहीं थी तो आप कैसे इस लॉकडाउन का एग्रेसिव इस्तेमाल कर सकते थे? आपके पास हथियार ही नहीं था, आपके पास किट ही नहीं थी। और खाली बेड बढ़ाने से क्या होगा आपको जब पता ही नहीं कि पेशेंट कहां है? 130 करोड़ में 2-2.5 लाख लोगों, 2.25 लाख लोगों का टेस्ट करके क्या पता कर लेंगे आप? को भी खोज रहे हैं जी, सामने नहीं आ रहे, उनको दबिशने का पकड़ के लाके हम कर रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं। अरे हमने मान लिया उनका टेस्ट हमने कर लो पहले। उतरौला में, गाजीपुर में, देवरिया में ढूंढ लिया, ढूंढ के करेंगे क्या? अरे आपका कोई जिला अस्पताल इस लायक ही नहीं है कि वो टेस्ट कर सके। ऐसा क्या कोई केस आपके सामने आया है? अरे भाई साहब, मनीष जी बहुत आदर के साथ भरे पड़े हैं। सवाल इस बात का है कि केजीएमसी अकेले क्या करेगा? इतना बड़ा स्टेट है ये। आप किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कोई एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप बताइए जहां पर आप कोरोना का टेस्ट कर सकते हो। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बताइए, मनीष सिंघवी जी को ये बताइए। लखनऊ के बाहर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बताइए जहां पर आप टेस्ट कर सकते हो, बताइए। लखनऊ के बाहर बताइए आप। देश में करीब उत्तर प्रदेश में केजीएमसी में हो रहा है, एएमयू में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है जी, गोरखपुर में हो रहा है। तो हमने 4 भी बढ़ाए हैं। 4 बड़ा है मनीष जी, 4 नहीं ताहिरा जी 4 बताया आपने। ओके, मैं बीरेन जी का रुख करता हूं। भाई बीरेन जी, क्या आज के उत्तर प्रदेश, देश दुनिया के क्या हालात हैं बीरेन जी, और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है? और दूसरा, ये लॉकडाउन तो अब चल ही रहा है, इस दौरान हम कुछ इंडस्ट्री भी ओपन करने जा रहे थे, कल आप कुछ बता रहे थे, सरकार के स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? हमें और भी चीज़ों पे क्या करना चाहिए? आरबीआई की तरफ से भी आज कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, तो कुछ अल्टरनेट, कुछ मिक्स प्लान जनता के लिए क्या है? आज का क्या डोजियर है? देखिए, एक अच्छी खबर यह है ब्रजेश जी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है आंकड़ा, उसमें एक तो भारत में जो मरीज हैं कोरोना के, उसमें 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। यानी कि अगर 100 लोगों को कोरोना बीमारी आ रही है पॉजिटिव, तो उसमें 80 लोग ठीक होकर वापस अपने घर जा रहे हैं। पर पता है कि कुछ अभी जो स्टडी आई है दक्षिण कोरिया, चाइना की, पलट के भी आ रहा है, उन लोगों में लक्षण आ रहे हैं। अब संक्रमण में भी कमी आई है। संक्रमण में जैसे 1400 कुछ 1500 के करीब पहुंच गया था अभी सोमवार को पर डे, अब वो 1000 के आसपास वो रोज कभी 900, कभी 1000, 1100 इस तरह से मरीज हमारे यहाँ पर डे आ रहे हैं। आज 1076 नए मरीज पूरे देश में आए हैं। ओके। और 13,835 मरीज इस समय पूरे देश में हैं। और भारत में ब्रजेश जी टेस्ट को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं।
अभी तक 3,19,000 टेस्ट हुआ है मात्र पूरे देश में। 133 करोड़ में 3,19,000, और ये कह रहे हैं कि हम मई तक 10 लाख टेस्ट करेंगे। 13 दिन बचा है इस महीने में, आज 17 अप्रैल है। अप्रैल में, हाँ 17 अप्रैल है, आज 13 दिन बचा है। 13 दिन में ये 10 लाख के टेस्ट को लक्ष्य को पहुंचने की इनकी कोशिश है। अभी ये 3,19,000 पे हैं। लखनऊ में आज 30 नए केस आए हैं और लखनऊ में भी सैकड़ा पार हो गया है। 142 मरीज हैं इस समय, लेकिन आगरा नंबर 1 पर है अब भी। और नहीं, ये आप 7 लाख तब पहुंच पाएंगे, 10 लाख वीरेंद्र जी, जब आप 50,000 टेस्ट पर डे करेंगे। और अभी भारत में इतने टेस्ट नहीं, अभी तो भारत में हम 20 से 25,000 टेस्ट ही पूरे देश भर में कर पा रहे हैं। देखिए, ये इनका दावा है, कैपेसिटी डबल करनी पड़ेगी। बाकी इनकी कोशिश है भारत सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय की। अब हम उत्तर प्रदेश पे आए। उत्तर प्रदेश में 20 तारीख से सचिवालय खुलने जा रहा है। सारे कर्मचारियों को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश में 20 तारीख से 11 फैक्ट्रियां, 11 जो फैक्ट्रियां हैं, 11 उद्योग हैं, वो खुलेंगे, उनकी उनसे जुड़ी फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में खनन कार्य करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। तमाम सारी चीजों को लेकर 49 कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है 360 डिग्री लेवल पे कि साहब बालू निकलेगी तो जाएगी कहाँ, कौन खरीदेगा इस समय बालू, और क्या ट्रांसपोर्ट करने का हक है, और लेके जाओगे कहाँ, मंडी कहाँ खुली हुई है। सरकार के सामने बस नहीं है, नहीं दारू की दुकान भी खुलवा दे कि पैसा बहुत जा रहा है, आ नहीं रहा है। आउट गोइंग तो है, सबसे बड़ा स्रोत तो यही है, दारू, खनन सरकार के पास। अब मैं इस पे क्या तो बोलूं, अब आप तो देखिए, नहीं जो सच्चाई है, लेकिन लोग लाज भी कोई चीज है। अब सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि जब मुर्गा था तब प्याज नहीं थी, और जब प्याज थी तब मुर्गा नहीं मिलत रहा, और आज दोनों है तो खाए के हिम्मत नहीं है। तो ये देख कोई व्यक्तिगत तकलीफ है वीरेंद्र जी? नहीं, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो काम हो रहे हैं 20 तारीख वाले, ये इन कामों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जिससे, जब हमारा मजदूर गांव पे है, खेत की कटाई चल रही है, जो शहर से चला आया, लॉकडाउन है, गाड़ियां सार्वजनिक परिवहन चल नहीं रहे हैं, वो जाएगा कैसे फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में उसके जीवन की गारंटी क्या होगी? जो एक बार जिंदगी और मौत से, भूख से शहर से भाग के आया हो, वो गांव में है, भोजन तो पा रहा है कम से कम। शहर में पता लगा फैक्ट्री नहीं चली तो लौट के गांव भी ना जा पाएगा, मर जाएगा भूखों। तो इतना आसान नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल बात आसान नहीं है ये सब चीजें होना, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी, सरकारों की कुछ मजबूरियां होती हैं। सरकारों की मजबूरियां ये है कि उनको राजस्व जुटाना है। कोरोना को आए 1 महीना नहीं भो, खजाना भरो, खजाना भरो, खजाना खाली हो रहा है। अरे भाई, खजाना अभी उत्तर प्रदेश में जब कोई घोटाला 3 साल में नहीं हुआ तो खजाना कहाँ से खाली हो जाएगा? और जो पैसा आता है, विकास के कितने बड़े बड़े कार्य हुए, उन कार्यों में लगता है, लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं 21 दिन का लॉकडाउन बर्बाद ना हो जाए। 19 दिन का प्रधानमंत्री ने और लॉकडाउन बढ़ाया है, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। आने वाले समय में लोग इन फैसलों की आलोचना ना करें, ये सब चीजें देखनी होंगी। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो हम लोग जनता की बात, जो जनता के मन में चर्चा है, बात है, वो बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब साहब लोगों ने सोच रखा है तो कोई बात नहीं, 4 लाइनें कहूँगा, जो लोग घर पे बैठे हैं वो बैठे रहें अभी कुछ दिन और, खाएं पिए और निकले नहीं। थोड़ा सा संभल जाओ, परिवार के साथ बैठ जाओ, कुदरत ने ऐसा मौका दिया है, थोड़ा वक्त तो बिताओ। अपनी लापरवाही से खुद को और अपनों की जान दांव पर मत लगाओ। जो हम सब की सुरक्षा में खड़े हैं, अब उनके लिए सिर झुकाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कोरोना वायरस का पीक भारत में आना बाकी है, और ये पीक कब तक आएगा, और इसका आकार कितना बड़ा होगा। भारत में क्या मरीजों की संख्या कितनी होगी, हमारे यहाँ प्रभावितों की संख्या क्या होगी, हमारे यहाँ फर्टिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, और पीक क्या होगा भारत के लिए, और ये कब तक आएगा। हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था पर भी बात करेंगे, लेबर्स की भी बात करेंगे, दैनिक आजीविका के लोगों की भी बात करेंगे, इंडस्ट्रिस्ट की भी बात करेंगे, घरों में बंद लोगों की भी बात करेंगे,
महिलाओं की भी बात करेंगे और बच्चों की भी बात करेंगे कि इस लॉकडाउन ने और कोरोना वायरस ने किस तरह से दुनिया भर में 1 महीने के अंदर लोगों की ज़िंदगी बदल दी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो सुपर पावर हैं आज उनके यहाँ क्या हालात हो गए हैं। 1 महीने में पूरी दुनिया ही बदल गई। कोई इमेजिन कर सकता है इस बात को? शायद नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। कोरोना वायरस का पीक क्या है? क्या उसको पीक कहते हैं जो वुहान ने देखा? क्या उसको पीक कहते हैं जो इटली ने देखा? क्या उसको पीक कहते हैं जो स्पेन ने देखा? क्या उसको पीक कहते हैं जो फ्रांस ने देखा? क्या उसको पीक कहते हैं जो साउथ कोरिया ने देखा? या क्या उसको पीक कहते हैं जो अमेरिका देख रहा है? पीक क्या है? आप ये देख रहे होंगे कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने टेस्ट ज़्यादा किए। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि अब तक 33 लाख से ज़्यादा ऑफिशियली अमेरिका अपने यहाँ कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का टेस्ट कर चुका है और उसके यहाँ तकरीबन 7 लाख के आसपास मरीज आज रात तक हो जाएंगे और मरने वालों की तादाद भी उनके यहाँ 33-35 हज़ार के बीच है। न्यूयॉर्क में अकेले तकरीबन 17 से 18 हज़ार लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है जिन्होंने तकरीबन 15 लाख के आसपास टेस्ट अब तक कर लिए हैं अपने नागरिकों के और नंबर ऑफ टेस्ट वहाँ है और रैपिड टेस्ट उनके यहाँ हो रहा है। मोबाइल वैन के जरिए बसों में उन्होंने लेबोरेटरी बना दी हैं जो मोहल्लों में, शहरों में लोगों के बीच जाके, वार्डों में जाके लोगों का टेस्ट कर रही हैं। तो नंबर ऑफ टेस्ट जिसके यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, मरीज उसके यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। ये एक सिंपल फार्मूला है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने का। तो पीक क्या है? भारत के लिए पीक क्या हो सकता है? हमारे यहाँ क्या हालात हो सकते हैं? जो प्रोजेक्शन विशेषज्ञों का आ रहा है उसके मुताबिक भारत में पीक कोरोना वायरस का पहुँचने में तकरीबन अगस्त सितंबर लग सकता है। यानी हम अगस्त सितंबर तक पीक पे पहुँचेंगे। ये पीक क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और अभी इसका कोई ऑफिशियल डेटा भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो डरावना है, हमें उसे रोकना होगा। तो हमारे पास तरीके क्या हैं? क्या हम इफ़र्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? वो पीक क्या होगा? क्या जो इटली, अमेरिका पीक देख रहा है, जिनके पास इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रति लाख आबादी पर वेंटिलेटर दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा हैं, अमेरिका में है। कहीं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य व्यवस्था किसके यहाँ थी? इटली की मानी जाती थी। वहाँ क्या हालात हुए हैं? तो साहब हमारे यहाँ तो PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्या हालत है मनीष भाई ने अभी बताया है। आप सब जानते भी हैं, आप सब झेले भी हैं। तो अब हमें करना क्या है? हमें सरकारों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि कोई सरकार अकेले दम पर, अमेरिका की गवर्नमेंट कोरोना को नहीं खत्म कर पा रही तो इंडियन गवर्नमेंट कहाँ कैसे हैंडल करेगी? तो हमें एक समाज के रूप में भी आगे आना है, सरकारों के साथ कदम ताल करनी है। एक सामाजिक व्यक्ति, समाज के तौर पर हमें मिलजुल कर रहना है, एक रहना है। कोई जाति धर्म का हमें बंटवारा नहीं देखना है, मजहब नहीं देखना है, पंथ संप्रदाय नहीं देखना है। हमें कोरोना वायरस से मिलकर लड़ना है। और मैं तो कहता हूं कि एक बार कोरोना वायरस से जीत लीजिए, वापस आप सब वही करिएगा जो आप पहले करते रहे हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन एक समाज के तौर पर अब हमें एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ने अभी पीक नहीं देखा। डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, वो कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे कि भारत का पीक क्या हो सकता है, हमारे यहाँ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो स्थितियाँ यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, ईस्ट एशिया, चाइना, इन सब ने, ईरान ने देखी हैं, हमारे लिए पीक क्या है? तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो यूरोप में हुआ है, जो अमेरिका में हुआ है, जो इटली में हुआ, वो शायद हमारे यहाँ नहीं होगा, बिकॉज हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं इस वायरस में। और वो लोग पहले थे, उन्होंने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इस वायरस को बड़ा हल्के में लिया है और इसीलिए शायद वो उनके यहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा हुई। प्लस उनके यहाँ बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स भी हैं। उनके यहाँ जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, उनके यहाँ BCG का वैक्सीनेशन नहीं है, उनके यहाँ उनकी इतनी हार्ड इम्यूनिटी नहीं है उन लोगों की। तो हम लोगों की जो पॉपुलेशन है, जो देशवासी हैं, वो थोड़े ज़्यादा इम्यून है, सबको BCG वैक्सीनेशन लगा हुआ है, सब मलेरिया एंडेमिक कंट्री है हमारा। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो 60-65% के आसपास है। प्लस हम लोगों ने लॉकडाउन समय रहते कर लिया और काफ़ी हद तक फॉलो भी हो गया है। तो इसलिए जो सर्ज बात कर रहे हैं, जैसे इटली में आई है या US में आई है, वैसी सर्ज यहाँ पे आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ओके, तो हमारा पीक पॉइंट क्या होगा
और ये पीक पॉइंट कब तक आ सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी? जी जी, तो पीक मैं बता रहा हूं, मैं शायद उसमें आपसे सहमत नहीं हूं थोड़ा सा। पीक जो हमारा है वो मई एंड है, जून में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जो लग रहा है जिस तरह से, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और बता रहा हूं, ये वायरस बिल्कुल नया वायरस है, इसके बारे में रोज नई नई चीजें पता लग रही है हमें, और इसका जो ग्रोथ है रेट ना, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत फास्ट है, और जो कंट्रोल है वो बहुत स्लो है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, कंट्रोल टाइम लगेगा, बट पीक हमारा मई जून में आ जाएगा। और पीक इतना बड़ा सर्ज नहीं होगी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए या हम लोग कोलैप्स कर जाए या फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाए। तो इसलिए अगर हमें उस पीक को फ्लैटन करना है और कम करना है तो इस समय हम सबको जागरूक होना चाहिए। मैं आप बताना चाहूंगा, खाली सरकार नहीं, जनता भी साथ नहीं दे रही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज फोन करते हैं जिनके सिम्टम्स बिल्कुल फीवर, कफ, कोल्ड, ड्राई कफ है, बट वो टेस्ट करने को तैयार नहीं है। ये हम डर लोग क्यों हर है? मरीज कोरोना को लेकर देते हैं कि भारतीय समाज में इतना डर क्यों फैला हुआ है? एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। जो सोसाइटीज में लोग रह रहे हैं उन्हें लगता है कि अगर मैंने टेस्ट कराया, किसी लैब वाले को बुलाया, तो मेरे सोसाइटी वाले मुझे बेदखल कर देंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे। तो ये मुझे लगता है आप लोगों को शायद ये भ्रांतियां दूर करनी चाहिए लोगों की, कि कोरोना ऐसा कोई छुआछूत का रोग नहीं है कि अगर किसी को हो गया तो हम उसको बेदखल कर दें या उसका व्यवहार अच्छा ना करें, मैंने या उसको लास्ट सपोर्ट ना वीक भी करें, बताया सहयोग ना था करें। कि कोरोना के पेशेंट्स को नेम शेम किया जाता है, उनको सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, उनके परिजनों को अपमानित किया जाता है, मोहल्ले, गांव, जिले के लोग अपमानित करते हैं। शायद इस अपमान के डर से भी लोग सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही कह रहा हूं कि थोड़ा हमें जागरूकता, बिकॉज सब लोग लॉकडाउन है तो सबको पता लग सकता है कि किसके अंदर क्या सिम्टम्स हैं, सब फोकस है। अगर किसी को छींक भी आती है तो उसका घर वाला बता सकता है कि छींक आई हुई है, ऐसा कोल्ड है, फीवर है, ड्राई कफ है, सांस में तकलीफ है। तो लोग क्या कर रहे हैं, फोन पे दवाई लेके या मेडिकल स्टोर दवाई लेके खा रहे हैं, बट खुल के बाहर आके टेस्ट नहीं करा रहे हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता भाई मनीष शुक्ला जी, ये वक्त है कि सरकारों को जागरूकता के बड़े कार्यक्रम करना चाहिए। आप अनाज बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 2 से 3 हज़ार उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन टेस्ट कैपेसिटी आपने बिल्टअप कर ली, वेरी गुड, और बढ़ा लीजिए। लेकिन ये अवेयरनेस ड्राइव भी शुरू करिए, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूँ डॉक्टर गुप्ता की कि ये जो नेम शेम और सामाजिक अपमान के भय से लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं आई हैं सामने। देखिए ब्रिजेश जी, लगातार सरकार भी, आप लोग भी, हम लोग भी इस बात को अपील भी कर रहे हैं कि सबको सामने आना चाहिए। और लॉकडाउन के दौरान 4 बार प्रधानमंत्री जी भी आए सामने, उन्होंने भी अपील की और हमने लॉकडाउन का बेहतर उपयोग किया। और अभी मनीष जी पूछ रहे थे कितने लैब है, 16 लैब उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। अगर नाम चाहे तो हम नाम बता नहीं, कोई सुने, आप मुद्दे पे रहें। अवेयरनेस गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया आपके चैनल पे जी। इस तरह इस सेंसिटिव विषय है, मेरा यही केवल निवेदन है, इस सेंसिटिव विषय पे तथ्यात्मक गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए जानकारी न होने पे। मैंने इसीलिए बैठे बैठे मंगाया उसको, 16 जगह टेस्टेड जो मेडिकल कॉलेज है वो उसको लैब में बदलने की कवायद सरकार कर रही है। यानी कि इस दिन में 2 से हम 16 तक पहुंचे हैं। अब मुझे एक बात आप बताओ कि हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, ओके, अब व्हाट नेक्स्ट, हमें आगे की क्या तैयारी करनी है, कब तक ऐसे रहना है, आगे की क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की? देखिए विजय जी, लड़ने का एकमात्र तरीका यही है जो आपने अभी कहा कि अधिकतम टेस्ट करने चाहिए। यानी कम से कम उतने टेस्ट जरूर होने चाहिए कि अगर कोई चाहे तो उसका टेस्ट हो जाए और कहीं सिम्टम पता चले, और विजय जी मनीष जी बताए अब कि फलाने व्यक्ति को है तो उसका भी टेस्ट हो जाए। क्योंकि अधिकतम टेस्ट से जितने लोग स्ट्रेस आउट होकर सामने आएंगे उनका ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीट करके वो जब वापस जाएंगे तभी इससे हम लोग लड़ सकते हैं। इसका एक तरीका यही है। लॉकडाउन का बस एकमात्र कारण ये था। देखिए विजय जी, हम लोग व्यक्तिगत बातचीत में भी हम लोगों ने इस बात को कई बार किया है, गुप्ता जी ने भी कहा है, लॉकडाउन का मतलब यही था कि लोग इसको रोका जाए और इस बीच अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर किया जाए। सरकार ने उस पर काम किया है, मेडिकल फैसिलिटीज को ठीक किया है, अच्छा किया है, और आगे टेस्टिंग बढ़ाने के लिए जितने भी संसाधन की आवश्यकता है उसको सरकार झोंक रही है। अगर आयात करना पड़ रहा है तो आयात कर रही है। अवेयरनेस ड्राइव देश में भी डेवलप किया जा रहा है, अवेयरनेस ड्राइव भी लाइए जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जागरूकता भी आनी चाहिए और जो लोग छिपे हैं उनको बाहर आना चाहिए। और मैं खुद इस बात से सहमत हूं, और मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं,
कोई दुनिया की कोई सरकार अगर ये दावा करे कि वो कोरोना वायरस को खत्म कर देगी तो वो आपसे झूठ बोल रही है। कोई सरकार अकेले दम नहीं खत्म कर सकती। समाज के तौर पर हमें एक होना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्रेम, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, ग्रेस, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और मिलजुल कर एक दूसरे की मुसीबत में कंधे से कंधा मिला के हमें काम करना है, बस सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। मनीष सिंघवी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ शक्तिकांत दास का मैंने स्टेटमेंट सुना, बहुत कुछ आज तो वो दे नहीं पाए, लेकिन उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में कुछ कटौती कर दी। ये वो चीज़ होती है कि मार्केट में थोड़ा सा बैंकों के पास कर्ज देने की सुविधाएं बढ़ जाएंगी, पर भाई कर्ज ले कौन रहा है इस समय? बिल्कुल ठीक बात है। ये एक तरीके से केवल एक आशावादी व्यवहार है, इसका स्वागत है, लेकिन अभी फिलहाल बिजनेस एक्टिविटी रुकी हुई तो इसका कोई फायदा ले नहीं पाएगा। जैसे मनरेगा का वो 182 से 202 रुपया कर दिया गया, लेकिन जब काम ही नहीं हो रहा है तो किसको मिलेगा? फिलहाल सरकार अपने दम पर काम कर रही है, अपना जो एक्टिविटीज़ कर रही है, लेकिन जो आपने दो बार इस बात को दोहराया है कि 360 डिग्री का प्लान बनना चाहिए, एक तो वो प्लान नहीं दिख रहा है। दूसरी बात क्या है जो मुझे थोड़ी समझ में आ रही है, कम से कम जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं और सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। इस बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे लगता है गलतियों को मान लेने से गलतियों को ठीक करने में आसानी होती है। वहां कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। खास तौर से आप देखिएगा जब लेबर्स माइग्रेट कर रहे थे उस समय आपको दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार के में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी थी। बात किसी एक पार्टी की नहीं है, बात बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और हमें क्या करना। राज्यों ने अपने दम पर किया, लेकिन केंद्र को जो इफेक्टिव कंट्रोल करना चाहिए था, इफेक्टिव जो उनको कांटेक्ट करने चाहिए थे, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था, केंद्र को शुरुआती समय में इसमें वक्त लगा उनको करने में। वक्त आप याद करिए, हम लोग एक दिन इसी चैनल पर बात कर रहे थे, 15 से 20 दिन लेट हैं हम हर चीज में। 30 जनवरी को वर्ड जैसे बता रहा हूं, 30 जनवरी को इसको पहला केस मिला था। जब देश में थे तो लॉकडाउन ओके, पहला केस 30 जनवरी को मिला था। नहीं 31 जनवरी के आसपास जो है WHO ने इसको, अरे मनीष जी एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, आप अपनी बात कह दीजिएगा। पहले आप अपनी गलती स्वीकार करिए। क्या गलती इन्होंने की जो स्वीकार करनी? आपने कहा कि केवल 1 लाख काम कर रहा है, आप इस गलती को स्वीकार करिए पहले। कौन सी गलती भाई साहब? लैब के विषय में तो गलत तथ्य आपने दिए, उस गलती को। अरे लैब के लिए बात मत करिए, आप फंस जाएंगे अपनी बात में। आप किस बात, जिस दिन पहला केस यूपी में टेस्ट हुआ हमारे पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। आपके मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा इस बात को, मैं उनके भाषण को कोट करता हूं। पैदा करिए, जिस दिन पहला टेस्ट केस यहाँ डिटेक्ट हुआ तब तक आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी और 7 अप्रैल तक केवल 10 लैब थे जो काम कर रहे थे। 23 करोड़ की जनता में 10 लैब से क्या होगा? आप अभी सारे मंडल हेडक्वार्टर्स में मैं चैलेंज करता हूं, आप बताइए सारे मंडल सैंपल कलेक्शन सेंटर है अधिकांश मंडल हेडक्वार्टर्स में सारे। अरे जिला छोड़िए मंडल हेडक्वार्टर्स में है आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी? आप बता दीजिए। 17 मंडल हेडक्वार्टर है, 17 मंडल हेडक्वार्टर है, आप बता दीजिए है 17 में आपके पास? अच्छा चलिए गोंडा में है, बताइए आप। गोंडा जल्दी नहीं आ रहा तब तक वो। अरे आप क्यों भाई, इस बहस से कुछ नहीं मिलेगा। इस बहस मैं चाहता हूं एक-एक करके अपनी बात रखें। इस बहस से कुछ नहीं मिलेगा, उनको बोलने दें, फिर आपको टाइम हम एक आपदा से लड़ रहे हैं। ब्रजेश जी से मैं एक बहुत पैनिक मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं। पैनिक सरकार, हम लोग जिसको वोट करते हैं उससे विश्वास रखते हैं और हम सच कह रहे हैं और सच कहने का हमारा अधिकार है। आप नहीं सुनना चाहते, ये आपका ये आपकी इच्छा है। मैंने आपसे कहा कि आप शासन में हैं, आप सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि क्या यूपी के सारे मंडल हेडक्वार्टर्स में टेस्टिंग लैब है या नहीं है। आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा, आप सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए। 16 जगहों पे नाम। आगे बढ़िया, कुछ और हम लोग किसी विषय पे बात कर रहे थे। मैं ब्रजेश जी जो मैं कह रहा था अपनी बात की तरफ जाना चाहिए। ब्रजेश जी मैं जो अपनी बात कह रहा था, वर्ल्ड इमरजेंसी जब ये घोषित की गई थी और तब तक काफी देशों में फैल चुका था, सेंटर ने तब कोई बहुत गंभीर संज्ञान नहीं लिया, वरना ये टेस्टिंग लैब जिनके लिए आज हम रो रहे हैं ये ना होता। 11 मार्च को इसको एक तरीके से एपिडेमिक घोषित कर दिया गया, WHO ने घोषित कर दिया, हम तब भी नहीं जागे। मैं यही बार 13 मार्च को हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा था ना, मिनिस्ट्री ने कि देयर इज नो मेडिकल इमरजेंसी इन इंडिया। और 11 मार्च को WHO ने इसको एपिडेमिक घोषित किया। यानी कहीं ना कहीं ये इस कमी को होली के पहले ही हिंदुस्तान में कह दिया गया था कि तो आपने टेस्टिंग लैब क्यों नहीं बढ़ा लिए? आपने क्यों 26 तारीख को टेंडर किया?
आप मनीष सिंह जी कहाँ के आंकड़े लेकर बैठे? होली के पहले याद है? मैं अपने आंकड़े चैलेंज के साथ बोलता हूं। मैं WHO की साइट पे देख कर आया हूं इसको। ICMR ने किस दिन टेंडर किया मैं आपको बता सकता हूं। मैं कोई पैनिक नहीं क्रिएट करता, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। ऑल राइट, ओके। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मेरे पास वक्त का भी अभाव है और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग संयम पूर्वक अपनी बात रखें और एक दूसरे को सुने, क्योंकि इस वक्त विपदा काल है। किसी की भी सलाह हमें इस परेशानी से मुक्ति भी दिला सकती है। आशीष जी, आपके पास कोई सुझाव है एज ए अपोजिशन जो आपको लगता है कि सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए? और ब्रजेश जी, सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि जो टेस्टिंग किट्स हैं वो बढ़ाई जाएं, क्योंकि जितनी वो होनी चाहिए, जो अभी तक डिबेट है उसमें जितना सुना और जो दर्शक सुन रहे हैं, सबके मन में यही उठ रहा होगा कि अभी इतनी कम टेस्टिंग हुई है। अगर 133 करोड़ की आबादी वाले देश में हमने 3 लाख ही टेस्टिंग करी है, तो अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन लोगों के अंदर इसके सिम्टम्स होंगे या वायरस भी हो सकता है, लेकिन उनके टेस्ट ही नहीं हुए हैं। तो जब टेस्ट होंगे तभी तो हम उनको ठीक करेंगे, तभी हम इस महामारी को किसी तरह जो है कम कर पाएंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता ही टेस्टिंग है। तो उस पर सरकार अभी उतनी गंभीर जितनी की होनी चाहिए उतनी नहीं दिखती है, क्योंकि इतने दिनों में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टिंग किट्स आ जानी चाहिए थी। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और जितनी जल्दी हम एक व्यक्ति के अंदर उस सिम्टम्स को पकड़ेंगे उतनी जल्दी हम उसे ट्रीट कर पाएंगे। जितना लेटर स्टेज पे आएगा, मेरे ख्याल से उस व्यक्ति के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ को तभी लड़ सकते हैं जब जो किट्स हैं। ताहिर हसन जी, आपके पास क्या सुझाव है हमें इस महामारी से, इस विपदा से, इस सामाजिक समस्या से, इस आर्थिक महामंदी से हम कैसे निपटें? सरकारों के लिए क्या सुझाव हैं और एक समाज के तौर पर हमें किस तरह से मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, इतनी बड़ी महामारी हमारे सामने है जिससे कि पूरी दुनिया लड़ रही है। अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो घुटनों पे आ गया है। तो जाहिर है इस समय हमें तमाम डिफरेंसेस को खत्म करना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी अपील में ये कहना चाहिए था कि जो ये नफरतें हैं इनको खत्म किया जाए। बहुत बड़ी महामारी से लड़ने के लिए हमें मिलजुल के तैयारी करनी चाहिए। और मैं एक बात और डॉक्टर से नहीं है वो करती हूँ, कह रहे ये मैं मानती हूँ कि अप्रैल से मई से जून तक ये पीक आएगा, लेकिन वो कह रहे बहुत मतलब ज्यादा नहीं होगा। नहीं, हमारा बहुत डेंस पॉपुलेटेड है। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन में रहिए, और उसके बाद क्या होता है? महाराष्ट्र में क्या हुआ? बर्थडे में 200 लोग जमा कर दिए गए। फिर कर्नाटका में एक बीजेपी के एमएलए ने 200 लोग जमा कर दिए। वो 200 कितने लोगों को मल्टीप्लाई करेगा अगर उसमें एक के भी होगा? तो आप सोचिए, जब इसको सीरियसली लेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में है वो लेंगे और सही तरह से इम्प्लीमेंट कराएंगे और दूसरा टेस्टिंग कराएंगे, आइसोलेट करेंगे, और एक ब्लू प्रिंट होगा कि कैसे हम अपने रोज खाने वाले लोगों को, अपने तिहाड़ी मजदूरों का पेट भरेंगे, कैसे हम गरीबों को निचली पायदान के लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि जाहिर है जब उनको खाना नहीं होगा सड़कों पे आ जाएंगे। करेक्ट बात है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे इस डिबेट में कि जो इंटरनेशनल स्टडीज़ आ रही हैं, जो मेडिकल जर्नल्स आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है, ये इसका बिहेवियर पैटर्न बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हर 2-3 दिन में इसका बिहेवियर पैटर्न बदल रहा है। इसके लक्षण भी नहीं पता चलते हैं। कई बार मरीज को कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल दिखता है, उसके बावजूद पॉजिटिव आ जाता है। कई बार ऐसे केसेस आए हैं दुनिया में कि ठीक होने के बाद उसको कोरोना हो गया, वापस पॉजिटिव पाया गया है। तो इसका बिहेवियर पैटर्न का कोई अभी कोई ठोस चीज़ मिल पाई है आप लोगों को? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब है और हर रोज नई चीज़ें इससे सीख रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी स्टडी हुई है जिसमें 5% से लेके 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब में कोई भी लक्षण थे। तो एवरेज 50% ऐसे लोग थे जिनमें कोई लक्षण नहीं थे, ना जिनमें खांसी था, ना जुकाम था, ना बुखार था, ना सांस में तकलीफ थी। उसके बावजूद भी वो इन्फेक्टेड थे और संक्रमण लोगों को फैला रहे थे। और शायद सरकार ने इसी को समझते हुए सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया है। तो हम रोज, जैसे पहले होता था सिर्फ हम खांसी जुकाम वालों को बोलते थे मास्क लगाना है, अब सबको लगाना है। तो मैं इसीलिए पब्लिक को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें नहीं पता है, हम उसकी वैक्सीन कब कहाँ खोज पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता ये जो अभी जो टेस्ट कई कंट्रीज कर रही हैं। अच्छी खबर दे रहा हूं मैं आपको, नहीं बहुत अच्छी खबर है जी, बहुत अच्छी खबर है। कल की खबर बता रहा हूं, WHO की खबर बता रहा हूं आपको। 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो
क्लिनिकल ट्रायल में आ गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल मतलब जिन पे ह्यूमंस पे क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया, WHO ने बोला है। इसके अलावा 73 देश है, 73 देश हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वैक्सीन भी 2-3 महीने में कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा, बट वैक्सीन हो सकता है बहुत परमानेंट ना हो, लेकिन हाँ, इससे लड़ने के लिए कोरोना का जो करंट जीनोम है, करंट जो स्ट्रेन है, इसकी वैक्सीन हमारे पास 3-4 महीने में आ जानी चाहिए। दूसरी समस्या ये होगी कि अगर वैक्सीन बन जाएगी ना डॉक्टर साहब, तो ये जो विकसित देश है ना, ये विकासशील देश और पुअर कंट्रीज के साथ भयानक भेदभाव भी करेंगे देने में वैक्सीन को। हमें इसके लिए कोई एक फार्मूला WHO को खोजना पड़ेगा। हमारा देश बहुत सक्षम है, हमारा देश सक्षम है और वो उन देशों के साथ कोलैबोरेट करके इस पे रिसर्च कर रहा है। हमारा ICMR हो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वैक्सीन डेवलप करने में मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक सारगर्भित डिबेट में आप सबने हिस्सा लिया, आपने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब अपना अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहें और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया अपना ध्यान रखिए, बहुत कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, ये वक्त भी निकल जाएगा। हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है। किसी भी प्रकार का सामाजिक विद्वेष, धार्मिक विद्वेष, जाति पात, धर्म, पंथ, मजहब, पद, कद, ओहदा, ये सब भूलकर हमको एक देश, एक राष्ट्र के तौर पर काम करना है, क्योंकि ये देश जरूरी है। अगर ये देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, हमारी पीढ़ियाँ रहेंगी। इसलिए देश जरूरी है। व्यक्ति, कोई विचारधारा, कोई किसी मसले पर कोई झगड़ा, कोई द्वेष, ये सब बहुत बात की बातें हैं। अभी देश जरूरी है, तो हमें आपको सबको मिलकर इस देश को बचाना, ये पहली प्राथमिकता। एक नागरिक के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, एक सच्चे हिंदुस्तानी के तौर पर हमारी यही भूमिका होनी चाहिए और आप सबसे मेरी यही अपील और प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।